हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 5th ऑफ मे की क्लास। टाइटल आपको दिया है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का मतलब है ऐसा वर्तमान जो इम्परफेक्ट है, ऐसा वर्तमान जो अपूर्ण है, परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। तो आप इसे बदरंग वर्तमान भी कह सकते हैं, अपूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं। और ये सेशन आपको मिलेगा, ये एडिटोरियल जो है वो मिलेगा वो कल के न्यूज़पेपर में। इसका PDF अलॉन्ग विद वोकैबुलरी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक साथ में दिया है आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का। वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज मिलेंगे, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। एंड तक आपको ये सेशन देखना है और पेन नोटबुक लेकर बैठिए, हर एक बात को नोट करते चलिए। फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर, ये कंसेक्यूटिव जो शब्द है इसका मतलब होता है सिक्वेंशियल। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? सिक्वेंशियल। और ये एडजेक्टिव है क्योंकि ईयर नाउन है, उससे पहले आ रहा है। तो 4th कंसेक्यूटिव ईयर का मतलब हो गया लगातार चौथे वर्ष। द गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है या तो एंगर कह सकते हैं या फिर आप इसे कहेंगे रोथ, गुस्सा, इंडिग्नेशन भी कहा जा सकता है, रेज भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है? व्यक्त किया है गुस्सा। एंड रिजेक्टेड द रिकमेंडेशंस, और सिफारिशें जो भी हैं, सिफारिशें किसकी? यूएस कमीशन की, यूएस आयोग की। किसको लेकर? ये जो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स, USCIRF जो है, उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ना, उसकी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट किया है। कॉलिंग इट, इसे कहते हुए, कॉलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्या कहते हुए? ये कहते हुए कि बायस्ड एंड मोटिवेटेड है, कि ये जो रिपोर्ट आई है वो बायस्ड है। बायस्ड का मतलब प्रेजुडिस्ड है। बायस्ड का मतलब क्या है? प्रेजुडिस्ड है, या फिर आप इसे कहेंगे पार्शियल है। और मोटिवेटेड का मतलब प्रेरित है, किसी से मतलब प्रेरित है, किसी ने ये रिपोर्ट कहकर बनवाई है, यूँ कह सकते हो, किसी के इन्फ्लुएंस से बनी है, ये कह सकते हो। तो फिर समझिए कि लगातार चौथे वर्ष गवर्नमेंट ने गुस्सा जाहिर किया है और USCIRF की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसको इसने रिजेक्ट कर दिया है। क्या कहते हुए? कि ये रिपोर्ट बायस्ड और मोटिवेटेड है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका दे रखा है गवर्नमेंट, इसकी वर्ब दे रखी है हैज़ एक्सप्रेस्ड। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, एक्सप्रेस्ड मैन वर्ब है। इन इट्स रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन मंडे। ये जो रिपोर्ट आई इसकी, अपनी रिपोर्ट में जो कि रिलीज़ की गई मंडे को, द इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल बॉडी, ये जो USCIRF है, ये एक स्वतंत्र कांग्रेस निकाय है। हैज़ कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। कॉल फॉर का मतलब क्या है? डिमांड। इसकी जगह पे आप आस्क फॉर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक ही तरफ इशारा करते हैं। कॉल फॉर कह दो, आस्क फॉर कह दो, या फिर आप डिमांड कह दो, तीनों का मतलब ही क्या है? मांग करना। बस डिमांड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए हम इसके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं ऐड करते हैं। बाकी आप आस्क में और कॉल में फॉर लगाएंगे, ये फ्रेजल वर्ब्स बनेंगी, इनका मतलब भी डिमांड करना होगा। तो ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई है मंडे को, उसमें इस कांग्रेशनल बॉडी ने, इस USCIRF ने क्या किया है? डिमांड की है इंडिया टू बी डेजिग्नेटेड, कि भारत को नामित किया जाए। डेजिग्नेट किया, डेजिग्नेट मतलब नामित करो, इसको ऐसा नाम दो। क्या? कि ये देश जो है वो CPC कैटेगरी में लेके आओ, कि एक ऐसा देश है जहाँ पे विशेष चिंता की आवश्यकता है। किस लिए? क्योंकि इस देश का, मतलब ये इंडिया के लिए आ रहा है, इट्स वर्सनिंग मतलब बहुत ही बदतर रिकॉर्ड है ऑन रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर। फिर समझिए, इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल बॉडी है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो हैज़ कॉल्ड है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, कॉल्ड यहाँ मैन वर्ब है। तो अपनी रिपोर्ट जो रिलीज की गई मंडे को, उस रिपोर्ट में इस स्वतंत्र कांग्रेस निकाय ने डिमांड की है कि भारत को डेजिग्नेट किया जाए CPC कैटेगरी में। किस लिए? इसका जो धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो एक बहुत ही बदतर रिकॉर्ड है उसको लेकर। ठीक है, तो ये हो गया इस फर्स्ट स्लाइड में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, द रिपोर्ट हैज़ टारगेटेड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग एंड एनफोर्सिंग रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। जो रिपोर्ट ये जारी हुई है USCIRF की, इस रिपोर्ट ने क्या किया है? टारगेट किया है किसको? भारत सरकार को। किसके लिए? कि भारत सरकार प्रमोट करती है और एनफोर्स का मतलब लागू करना, इंप्लीमेंट करना, रिलीजियसली धार्मिक रूप से, डिस्क्रिमिनेटरी भेदभावपूर्ण पॉलिसीज, नीतियां। तो इस रिपोर्ट ने भारत सरकार को टारगेट किया है कि भारत सरकार धार्मिक रूप से पक्षपाती या भेदभावपूर्ण नीतियों को प्रमोट करती है और एनफोर्स करती है। ठीक है, नेमिंग लॉज, और इसमें कुछ कानून के नाम लिए गए हैं। दैट डील विद, कौन से कानून? दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो लॉज के लिए आ रहा है, इस लॉज की वर्ब है वो डील है।
वो कानून जो कि डील करते हैं कन्वर्जन में, धर्मांतरण से संबंधित हैं, या फिर इंटरफेथ रिलेशनशिप मतलब जो अंतर धार्मिक जो संबंध होते हैं उनसे संबंधित है। वेयरिंग द हिजाब, हिजाब पहनने से संबंधित है। काउ स्लॉटर, गौ हत्या से संबंधित है। और साथ साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके बारे में चर्चा की है। साथ में चर्चा की है एनआरसी के बारे में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। रिपोर्ट की वर्ब हैज टारगेटेड है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को कनेक्ट करेगा, तो लॉज के लिए वर्ब आ रही है, वो डील आ रही है। और डील के साथ में दो चीजें आप देखिए, डील के साथ में या तो हम लगाते हैं विद या हम लगाते हैं इन। डील विद जो होता है वो किसी चीज को हैंडल करना, टेकल करना, निपटना होता है, और डील इन है वो ट्रेड के लिए आता है। जब व्यापार की बात आप करते हो तो वहां पे डील इन का प्रयोग करते हैं। जब हम डील करना मतलब टैकल करना, हैंडल करना, ऐसी कोई बात करते हो, निपटने की बात करते हो, तो डील विद आता है। ये दोनों में मतलब अंतर है। तो रिपोर्ट ने भारत सरकार को टारगेट किया है किसके लिए? प्रमोट करने के लिए और एनफोर्स करने के लिए। किसको? रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को लेकर। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे जो पॉलिसीज है वो नाउन है, क्योंकि वैसे भी देखो प्लूरल बना हुआ है, और नाउन का मॉडिफायर होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो डिस्क्रिमिनेटरी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का मॉडिफायर वो एडवर्ब होता है, तो रिलीजियसली एडवर्ब है। तो इसने धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को प्रमोट करने और एनफोर्स करने के लिए इसकी आलोचना की है या टारगेट किया है। कुछ कानून का नाम लेते हुए, जब दो सिमल्टेनियस सेक्शंस होते हैं ना, एक काम तो इसने क्या किया, एक काम तो भारत की सरकार को टारगेट किया, दूसरा काम क्या किया है, दूसरा काम यहाँ पे कुछ कानून के जिक्र किया है। तो इन चीज़ों का जिक्र करते हुए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। नेमिंग कौन से लॉज हैं? ये वो लॉज हैं जो डील करते हैं कन्वर्जन से, इंटरफेथ रिलेशनशिप से, हिजाब पहनने से। वेयर का मतलब पहनना, वेयर की सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी लिख लें। वेयर होती है फर्स्ट फॉर्म, वॉर होती है सेकेंड फॉर्म, वॉर्न होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, और काउ स्लॉटर से, और साथ साथ में ये जो एक्ट है, और एक्ट के बारे में मैंने बताया है आपको हर बार कि जहां भी आप एक्ट का नाम लेंगे वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करना है। आगे देखिए, आगे कह रहा है ऑल ऑफ दीज इट एलेजेस। अब ये इट जो आ रहा है वो USCIRF के लिए है, ये सारे के सारे इसका दावा है। ये जो रिपोर्ट है उसका दावा है। एलेज का मतलब होता है क्लेम करना, दावा करना। एवर भी कह सकते हो, AVER। ठीक है, दावा करना। तो ये सारे के सारे जो हैं ये दावा करती है कि हैव इम्पैक्टेड माइनॉरिटीज़, की इन सभी ने इम्पैक्ट किया है, प्रभावित किया है अल्पसंख्यकों को। और इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन का काम करेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है, एक्सक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, तो जितने भी ये नाम गिनोगे आप, ये सारे के सारे क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे इसके। तो इन माइनॉरिटीज़ में शामिल है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, दलित्स, आदिवासीज। इंडिजिनस पीपल्स क्या होता है? इंडिजिनस का मतलब नेटिव, जो देशी हैं, जो मतलब उस लोकल हैं। तो लोकल पीपल्स वैसे देश के लिए यूज़ करते हैं। पीपल लोग होता है, पीपल्स देश होता है, पीपल्स जातियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पे नेटिव जातियों को कह दो। एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और जो भी अनुसूचित जनजातियाँ हैं वो नेगेटिव, नकारात्मक रूप से नेगेटिवली यहाँ एडवर्ब हो जाएगा। ऑल की वर्ब है वो तो है हैव। देखिए आप ऑल के बाद में कोई भी नाउन नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेपोजिशन मिल रहा है, इसलिए ऑल जो है वो कहलाएगा प्रोनाउन। जब ऑल के बाद में कोई भी नाउन नहीं होता है, आप प्रेपोजिशन लेते हो तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। तो ऑल की वर्ब है वो हैव है, इट है इसकी वर्ब एलिजेज है। तो इस रिपोर्ट का दावा है कि ये सारे के सारे इन चीज़ों ने इम्पैक्ट किया है अल्पसंख्यकों को। इन अल्पसंख्यकों में ये सब शामिल हैं। और प्रभावित कैसे किया है? नेगेटिवली किया है, नकारात्मक रूप से किया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा था USCIRF हैज़ ऑल्सो कैटेलॉग्ड। कैटेलॉग्ड का मतलब है सूचीबद्ध करना, ठीक है, लिस्टेड करना। तो USCIRF ने जो हिंसा के काम हैं, हिंसा के जो एक्ट्स हैं, उनको भी सूचीबद्ध किया है। एंड विलिफिकेशन का मतलब है क्रिटिसिज्म, आलोचना, डिफेमेशन कह सकते हो। और जो अल्पसंख्यकों की आलोचना है या फिर उनका अपमान है, उसको भी सूचीबद्ध किया है। एंड क्रिटिसाइज द सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल वॉइसेस, और इसमें आलोचना की गई है। सप्रेशन का मतलब होता है ऑपरेशन, दमन, किसी चीज़ को दबाने की क्रिया। क्रिटिकल मतलब आलोचनात्मक, वॉइसेस मतलब आवाज़ें। बाय इंटिमिडेशन का मतलब होता है फ्राइटनिंग, डराना, डराने की क्रिया, या स्केयरिंग कह सकते हो। डराने की क्रिया को क्या बोलते हैं? फ्राइटनिंग, स्केयरिंग, इंटिमिडेशन। दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल हैं सर्विलांस मतलब निगरानी रखना,
डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी को ढहा देना, डिमोलिश से डिमोलिशन बना है। डिटेंशंस का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, मतलब हिरासत में लेना, जेल में डाल देना। एंड द टारगेटिंग ऑफ एनजीओज, और एनजीओज को टारगेट करना थ्रू, मतलब इस माध्यम से, थ्रू प्रेपोजिशन होता है इसका मतलब इस माध्यम से। माध्यम क्या लिया, कानून का यहाँ पे सहारा लिया है। कानून कौन सा है, जो कर्टेल करता है। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस करना, काट छांट करना, कम करना। क्या, फॉरेन डोनेशंस, विदेशी जो चंदा है उसमें। फिर समझिए, पहले तो ये जो रेड कलर में है इन सभी का मीनिंग नोट कर लो। कैटेलॉग्ड है वो सूचीबद्ध करना है, लिस्ट करना है। विलिफिकेशन है वो क्रिटिसिज्म है, आलोचना करना है। इंटिमिडेशन का मतलब होता है डराने की क्रिया। इंटिमिडेट से बनता है, नाउन है, क्योंकि TION लास्ट में दे रखा है। जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो सब नाउन होते हैं, तो इंटिमिडेशन भी नाउन है, विलिफिकेशन भी नाउन है। डिटेंशन है वो हिरासत को बोलते हैं, इम्प्रिजनमेंट को बोलते हैं, कारावास को बोलते हैं। कर्टेल है वो रिड्यूस करने को बोलते हैं, मतलब कट डाउन करने को बोलते हैं, कम करना, काट छांट करके कम करने को बोलते हैं। तो इनका मीनिंग जान लिया आपने। सब्जेक्ट वर्ब पे आओ। USCIRF की वर्ब हैज़ कैटेलॉग्ड है, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है वो आ रहा है इंटिमिडेशन के लिए। इसकी वर्ब है वो इंक्लूड्स है, ठीक है। और इसमें काम की बात ये है कि ऑल्सो की पोजीशन, ये कल वाले सेशन में भी हमने डिस्कस की थी कि ऑल्सो जो है वो एक एडवर्ब होता है, या तो वो मैन वर्ब के पहले लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मान लीजिए, या हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में आएगा, या ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, या ये कई बार लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है। तो ये कुछ पोजीशंस होती हैं ऑल्सो की, मैंने पिछले काफ़ी सेशंस में डिस्कस किया है, वो ध्यान रखें आप। तो USCIRF ने वायलेंस और विलिफिकेशन के जो कार्य हैं उनको सूचीबद्ध किया है। हिंसा हुई है, और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी निंदा हुई है, उनका अपमान हुआ है। साथ में जो कह सकते हो आलोचनात्मक जो आवाज़ें हैं, जो आलोचना करते हैं, उनको दबाया गया है। कैसे दबाया गया है, डरा के धमका कर। और इस डराने धमकाने में क्या शामिल है, उन पर पूरी निगरानी रखी गई है, सर्विलांस रखा गया है। ये वर्ड जो है इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछ ली जाती है, ध्यान रखें। SURVEILLANCE। फिर प्रॉपर्टी का डिमोलिशन शामिल है, किसी ने अगर आलोचना की सरकार की तो उनकी प्रॉपर्टी को ढा दिया गया। साथ में एनजीओज को टारगेट किया गया है, और जिन्होंने आलोचना की उनको जेल में भी डाल दिया गया है। और ये सब कानून का सहारा लिया गया है, किस माध्यम से, मतलब फॉरेन डोनेशंस को कर्टेल करने के माध्यम से, इस प्रकार से विदेशी चंदा ना आए, ऐसा करके एनजीओ को टारगेट किया गया है, ठीक है। थ्रू जो है वो प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब है वो माध्यम से है, बाय द मीडियम ऑफ, इस प्रकार से इसका यूज हो रहा है, बाय द मीडियम ऑफ। इट हैज क्रिटिसाइज्ड द US स्टेट डिपार्टमेंट फॉर नॉट हैविंग डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ CPC। अब इसने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है किसको, US स्टेट डिपार्टमेंट को। किस लिए, कि इसने भारत को CPC के रूप में नामित नहीं किया। और क्या किया है, इट की वर्ब ही हैज़ कॉल्ड है, और इसने कॉल फॉर का मतलब क्या देखा था, डिमांड करना, मांग करना। और इसने डिमांड की है सैंक्शंस की। सैंक्शंस क्या होते हैं, प्रतिबंध। तो एम्बार्गो होता है, या बैन हो सकता है, या प्रोस्क्रिप्शन हो सकता है, ठीक है। ये होता है क्या, निषेध, बैन, ये सब प्रतिबंध को कह सकते हो। तो इट की वर्ब है वो हैज क्रिटिसाइज है, इसने आलोचना की है। किसकी आलोचना, US स्टेट डिपार्टमेंट की। किस लिए, कि इसने भारत को CPC के रूप में डेजिग्नेट नहीं किया। दूसरा, इसने डिमांड की है प्रतिबंध लगाने की, किस पर, भारत सरकार, भारत की जो सरकारी एजेंसीज हैं उन पर, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उन पर। ये दो डिमांड इसने की है, ठीक है। अच्छा जी, हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखें। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा करने के बाद, ये मतलब होता है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है इन द ओनली सच सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन इंडिया। सैंक्शन हमने देख ही लिया, प्रतिबंध को बोलते हैं एम्बार्गो, बैन, प्रोस्क्रिप्शन। इम्पोज है, ये क्या होता है वो नोट कर लें। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, और प्रतिबंध थोपे जाते हैं। क्या मतलब है इसका, इम्पोज के लिए आप कहोगे फोइस्ट कह सकते हो, या फिर आप इसे थ्रस्ट कह सकते हो, या फिर आप इसे फोर्स कह सकते हो, थोपना, ठीक है। जबरदस्ती लगाने को बोलते हैं क्या, इम्पोज करना। और इम्पोज में क्या लगता है, ऑन, किस पर थोपा गया है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, उनका। तो ये जो एकमात्र ऐसा प्रतिबंध है जो भारत पर लगाया गया है,
द यूएस हैड इन 2005 में यूएस ने क्या किया था, रिवोक किया था। रिवोक का मतलब होता है रिपील करना या रेसिंड करना, रद्द करना, रेसिंड RESCIND, या फिर आप कहोगे इसको नलीफाई करना, एनल करना, रद्द करना। तो इसने यूएस ने क्या किया था, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं उनके यूएस वीज़ा को इन्होंने रद्द किया था। किसके बाद, USCIRF की रिकमेंडेशन के बाद। और रिकमेंडेशन किसको लेकर आई थी, 2002 के जो गुजरात दंगे थे उनको लेकर आई थी। फिर समझिए, सैंक्शंस प्रतिबंध है, सिनोनिम बताए थे, बैन, एम्बार्गो, प्रोस्क्रिप्शन। इम्पोज है वो थोपना है, इसका मतलब है फोइस्ट कह सकते हो, थ्रस्ट कह सकते हो, फोर्स कह सकते हो। इम्पोज किस पे किया गया है, तो उसके लिए ओन का प्रयोग करेंगे। यूएस के पहले द है, तो जो भी देश के नाम हैं, चाहे वो यूएस है या फिर वो यूके है या फिर वो UAE है, इन सब से पहले द लगता है। और इसके पीछे कारण ये है कि भाई इनमें यूनाइटेड वर्ड जोड़ रखा है, तो जिन शब्दों के अंदर यूनाइटेड जोड़ रखा हो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिवोक है वो कैंसिल करने को, नलीफाई करने को, एनल करने को, एब्रोगेट करने को, रेसिंड, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं इसके, वो ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है कि इस प्रकार के एकमात्र सैंक्शन में जो कि भारत पर लगाया गया यूएस ने 2005 में, जब पर्टिकुलरली किसी ईयर की बात आप करते हो, पर्टिकुलरली किसी मंथ की बात करते हो, मतलब उसी मंथ और उसी ईयर की चर्चा हो, तो इनका प्रयोग करेंगे। 2005 में यूएस ने क्या किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीज़ा कैंसिल किया था। किसके बाद में, USCIRF की सिफारिशों के बाद में। और सिफारिशें किसको लेकर की गई, 2002 के गुजरात दंगों को लेकर ये सिफारिशें हुई थी, ठीक है। अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद में जो व्यक्ति इस पोस्ट को अज्यूम किए हुए है उसका नाम दे रखा है, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। अगर नाम नहीं होता है साथ में, तो द का प्रयोग हम करते हैं। इन इट्स रेस्पॉन्स, अपने प्रत्युत्तर में। अब देखिए बारी है भारत सरकार की कि इन पर कोई लांछन लगा है, कोई अपमान उनका किया गया है, कोई अंगुली उठाई गई है, तो इनको रेस्पॉन्स देना है। तो अपने इस रेस्पॉन्स में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये विदेशी मंत्रालय को बोलते हैं, इसने क्या किया है, USCIRF को कहा है कि तुम डेसिस्ट रहो। डेसिस्ट का मतलब है दूर रहो, डेसिस्ट का मतलब है एब्सटेन करना या रिफ्रेन करना, या फिर कहोगे होल्ड बैक करना, और इसके साथ में फ्रॉम लगता है। तो भारत सरकार ने कहा है कि तुम दूर रहो ऐसे रिपोर्टों से, एंड टू डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, और भारत के बारे में एक अच्छी समझ विकसित करो, ठीक है। तो अपने रेस्पॉन्स में ये इट्स जो आ रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, विदेश मंत्रालय के लिए आ रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई, विदेश मंत्रालय, इसकी वर्ब हो गई हैज़ टोल्ड। इसने कहा है इस USCIRF से, क्या कहा है कि तुम ऐसे रिपोर्ट से दूर रहो। सच जो है वो प्लूरल नाउन लेता है अपने बाद में, अगर काउंटेबल है तो। अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो फिर ए और एन लगाना पड़ता है, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, गिनने योग्य हो, एक वचन हो तो ए या एन लगता है, ठीक है। और क्या करो, बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है इंडिया की वो डेवलप करो। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पे आइए। फिर कह रहा था गवर्नमेंट स्टर्न रिएक्शन। ये जो स्टर्न है इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सख्त। रिएक्शन प्रतिक्रिया, तो गवर्नमेंट की जो तीखी प्रतिक्रिया है इज अंडरस्टैंडेबल, वो समझने योग्य है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल लगता है वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। तो गवर्नमेंट की जो स्टर्न रिएक्शन है, रिएक्शन की वर्ब है वो इज है। गवर्नमेंट की जो तीखी प्रतिक्रिया है वो समझ में आने योग्य है, समझ में आती है बात। एंड इज इन लाइन विद, इन लाइन विद का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। इन अकॉर्डेंस विद भी कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू कह सकते हो, या इसे आप कह सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद, मतलब किसी के अनुसार। तो ये जो स्टर्न रिएक्शन है वो अंडरस्टैंडेबल है और किसके अकॉर्डिंग है, इन इट्स रेस्पॉन्स टू सच रिपोर्ट्स। जो भी इसकी इस प्रकार की रिपोर्ट्स आती है उसके प्रति इसका रेस्पॉन्स है। ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों के दौरान। ओवर प्रपोजिशन है, ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, ठीक है। ओवर के बहुत सारे यूसेज होते हैं, उसमें से एक यूज़ है कि ओवर ड्यूरिंग का मीनिंग दे सकता है। तो पिछले 2 दशकों के दौरान, सिंस द USCIRF बिगेन टू पब्लिश इट्स फाइंडिंग्स, ये कब से हुआ है, जब से USCIRF ने शुरू किया है अपनी जो भी फाइंडिंग्स है, जो भी कुछ ये इसको खोज के निकालता है, उसको जब से इसने पब्लिश करना शुरू किया है तब से ऐसा चल रहा है। तो गवर्नमेंट का स्टर्न रिएक्शन अंडरस्टैंडेबल है और किसके अकॉर्डिंग है, जो भी ऐसे रिपोर्ट्स 2 दशकों के दौरान आई है उनके प्रति इसके रेस्पॉन्स को दिखाता है जब से USCIRF ने शुरू किया है। तो USCIRF की वर्ब क्या हो गई, बिगिन। बिगिन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म बिगेन है, थर्ड फॉर्म बिगन है। अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश करना शुरू किया तब से। द प्रोसेस द USCIRF फॉलोज इज नॉन इंक्लूसिव। जो तरीका USCIRF फॉलो करता है, USCIRF की वर्ब है वो फॉलोज है, प्रोसेस की वर्ब है वो इज है। तो जो तरीका ये फॉलो करती है USCIRF, ये नॉन इंक्लूसिव मतलब इसमें सब चीज़ों को समावेशित नहीं किया जाता, सब चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। एंड द फैक्ट दैट इट डज नॉट स्टडी द स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स इनसाइड द US। और एक फैक्ट ये भी है कि ये US के अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम्स जो है उसकी स्टडी नहीं करता, उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या स्टेट है, वो स्टडी नहीं करता है। सजेस्ट, तो ये दिखाता है अ डबल स्टैंडर्ड की ये दोहरे मापदंड हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है USCIRF फॉलो करता है वो नॉन इंक्लूसिव है। और एक फैक्ट, ये फैक्ट की वर्ब भी हम देखेंगे, ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया। इट की वर्ब है वो डज है, डज नॉट स्टडी है, नेगेटिव बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो जो प्रोसेस USCIRF फॉलो करता है वो नॉन इंक्लूसिव, सबको समावेशित नहीं करता, हर पॉइंट को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और एक फैक्ट है कि ये US के अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम है, धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, उनके स्टेट को, उनकी स्थिति को ये अध्ययन नहीं करता है। तो ये दिखाता है, ये फैक्ट दिखाता है, सजेस्ट इसकी वर्ब इफेक्ट की डबल स्टैंडर्ड है, दोहरे मापदंड है। मोरओवर, इससे भी ज़्यादा, मोरओवर एडवर्ब होता है, इससे भी ज़्यादा इट्स रिकमेंडेशंस, जो इसकी सिफारिशें हैं USCIRF की, इट्स आ रहा है किसके लिए, USCIRF के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव है। इसकी जो सिफारिशें हैं, होल्ड, ये इसकी वर्ब है। नो स्वे, स्वे का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, प्रभाव, तो इसका प्रभाव नहीं है भारत के भीतर, ठीक है। इससे भी कहीं अधिक एक बात ये है कि USCIRF की जो रिकमेंडेशंस है उसका भारत में प्रभाव नहीं है, एंड आर मेंट ओनली फॉर द US गवर्नमेंट। और ये केवल किसके लिए है, US सरकार के लिए, कि US सरकार डेलिबरेट करे, डेलिबरेट करे मतलब सोचें, कंसीडर करें। डेलिबरेट का मतलब यहाँ पे वर्ब है, सोचना, विचारना है। एंड एक्सेप्ट और डिसमिस, कि वो स्वीकारे या खारिज करे, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये भारत सरकार के लिए मतलब कोई भी महत्व नहीं रखती है रिपोर्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पे आइए, आगे कह रहा है ईदर वे, चाहे कोई भी तरीका हो, किसी भी तरीके से देख लो। ईदर मतलब दो में से कोई एक। जब ईदर के बाद में आप नाउन लगा देते हो तो इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखा जाएगा। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की भूमिका में होता है कब, जब इसके बाद में नाउन होता है। तो किसी भी तरीके से देख लो, देयर इज लिटिल नीड। याद रखें कि लिटिल और फ्यू के पहले कोई भी अगर आर्टिकल नहीं लगा रखा है तो इसको मतलब आप इसको पढ़ सकते हो नो, तो ये नेगेटिव है। तो कोई आवश्यकता नहीं है, या यूटिलिटी, कोई यूजफुलनेस नहीं है, यूज कोई प्रयोग, कोई उपयोग नहीं है। तो न्यू दिल्लीज पब्लिक रेस्पॉन्सेज, कि नई दिल्ली मतलब भारत सार्वजनिक रूप से कोई प्रत्युत्तर दे, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। विच मेक इट साउंड डिफेंसिव, और ये रेस्पॉन्सेज जो होंगे, सार्वजनिक प्रत्युत्तर होंगे, वो इसे बनाते हैं, किसको, भारत को, न्यू दिल्ली को, क्या, बहुत रक्षात्मक। एंड डो नॉट एक्चुअली रिपेयर द रेपुटेशनल डैमेज, लेकिन वास्तव में ये रिपेयर नहीं करते हैं, सही नहीं करते हैं, जो प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है भारत के। प्रतिष्ठा किस रूप में, एक सेक्युलर, इंक्लूसिव एंड प्लुरलिस्टिक डेमोक्रेसी के रूप में। सेक्युलर होता है धर्मनिरपेक्ष, इंक्लूसिव होता है सबको समावेशित करने वाला, और प्लुरलिस्टिक डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसी डेमोक्रेसी, एक ऐसा लोकतंत्र जहाँ पे बहुलवादी लोकतंत्र है, जहाँ पे अलग अलग विचारधाराओं के लोग साथ में रहते हैं। तो इन सब को मतलब रूप में जो एक छवि को नुकसान पहुँचा है उसको रिपेयर नहीं करता है। फिर समझिए, किसी भी तरीके से देखें, अब देखिए देयर जो है इससे स्टार्ट मानिए, ये स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन है, तो ये क्रिया पहले है और ये कर्ता बाद में है। तो कोई आवश्यकता नहीं है या यूजफुलनेस नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है भारत सरकार के सार्वजनिक प्रत्युत्तर को लेकर, जो कि भारत को एक बहुत रक्षात्मक स्थिति में पहुंचाता है, डिफेंसिव बनाता है। और ये रेस्पॉन्सेज जो हैं, पब्लिक रेस्पॉन्सेज जो हैं, वो वास्तव में रिपेयर नहीं करते हैं जो रेपुटेशनल डैमेज हुआ है, जो भी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है भारत के। प्रतिष्ठा किस रूप में है भारत की, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक इंक्लूसिव मतलब सबको समावेशी, सबको साथ लेकर चलने वाला राष्ट्र है, और प्लुरलिस्टिक डेमोक्रेसी है मतलब एक ऐसा लोकतंत्र है जो बहुलवादी लोकतंत्र है। तो इस रूप में जो नुकसान पहुँचा है वो मतलब ये रिपेयर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, डैमेज किसको हुआ है उसके लिए टू लगेगा। डैमेज यहाँ नाउन है और ये एडजेक्टिव है। याद रखें कि जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है वो जनरली एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, गिवन द डिटेल्ड एंड पॉइंटेड एक्यूजेशंस। गिवन प्रेपोजिशन है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग,
गिवन जब ऐसे शुरू में आ जाए या इसके बाद कोई नाउन आ जाए तो उसे हम कहेंगे प्रेपोजिशन है ये। तो गिवन द डिटेल्ड एंड पॉइंटेड एक्यूजेशंस, एक्यूजेशंस नाउन है, एक्यूजेशंस का मतलब होता है चार्ज, आरोप, और पॉइंटेड है वो एडजेक्टिव है, और ये वाला भी एडजेक्टिव, डिटेल्ड भी एडजेक्टिव है। तो ये देखते हुए कि बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सटीक आरोप लगाए गए हैं, पॉइंटेड एक्यूजेशंस हैं। हाउएवर द सेंटर में वेल कंसिडर एन इंटरनल रिव्यू, अच्छा ये होगा कि हो सकता है कि केंद्र सरकार जो है वो एक इंटरनल रिव्यू करे, पुनरावलोकन करे, खुद से झांक कर देखे अपने इस कंडक्ट, इस व्यवहार के बारे में, एंड डायरेक्शन, उस निर्देश एंड द डायरेक्शन इट होप्स टू लीड इंडिया इन, और उस दिशा के बारे में जो भारत आशा करता है कि भारत आगे बढ़ेगा। ऑन इश्यूज, किन मुद्दों पर, मुद्दे जैसे कि रिलीजियस फ्रीडम्स और राइट्स हैं, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकार हैं, इन जैसे मुद्दों पर। सच एज का प्रयोग हम करते हैं एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है। फिर समझिए कहाँ से लेना है, गिवन से। तो ये देखते हुए कि ये जो आरोप हैं बहुत डिटेल में लगाए गए हैं, बहुत ही पॉइंटेड, बहुत ही सटीक आरोप हैं। तो हालांकि केंद्र सरकार जो है अच्छा होगा कि ये कंसीडर करे, हो सकता है कि बेहतर हो भारत के लिए कि भारत इंटरनल रिव्यू करे अपने कंडक्ट का, खुद से ही झांक कर देखे और उस दिशा के बारे में सोचे जिस दिशा में भारत आगे बढ़ना चाहता है। इसकी आशा है कि भारत आगे बढ़े। किन मुद्दों पर, जैसे कि ये मुद्दे हैं इन पर, ठीक है। इट की वर्ब है वो होप्स है, सेंटर की वर्ब है वो मे, कंसीडर है, मे बताता है संभावना, वेल होता है वो एडवर्ब होता है। गुड और वेल में डिफरेंस यही है, गुड और वेल में यही डिफरेंस है कि गुड है वो होता है एडजेक्टिव और वेल होता है वो होता है एडवर्ब। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर कह रहा है ये इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब फाइनली। ये वर्ड्स तभी आपको याद रहेंगे जब आप खुद से इनको यूज करना शुरू करोगे। तो वट एवर यू स्पीक, वट एवर यू राइट डाउन, देयर यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स विच यू कम अक्रॉस। आप जो कुछ भी वर्ड्स नए सीखते हैं ना, वो सारे वर्ड्स यूज करें, तभी आप ये चीज़ें लंबे टाइम तक अपने मेमोरी में रख पाएंगे। ये होता है फाइनली, अंततः, लास्टली। तो अंततः जो गवर्नमेंट है, किसी भी गवर्नमेंट की ड्यूटी, देखो किसी भी, कोई भी, ऐसे अर्थ में एनी लग जाता है और वाक्य भी पॉजिटिव होता है। आपने सुना होगा कि सम का प्रयोग हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, एनी का प्रयोग करते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन जब कोई भी कैसा भी ऐसा मीनिंग मिलेगा तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो लेकिन एनी लगता है, सम नहीं लगता है। तो किसी भी सरकार की ड्यूटी क्या है, इज नॉट इन अचीविंग ए परफेक्ट स्कोर इन अ सर्वे रन एब्रोड, कि किसी भी ऐसे सर्वे में जो विदेश में चल रहा हो, एब्रोड मतलब फॉरेन, वहाँ पे परफेक्ट स्कोर प्राप्त करना किसी भी सरकार का ड्यूटी नहीं है। बट रेदर इन बर्निशिंग, बर्निश का मतलब है पॉलिश, या कहोगे शाइन, या कहोगे बफ अप, मतलब चमकाना, ठीक है। बल्कि यहाँ पे ड्यूटी ये बनती है कि अपना जो रिकॉर्ड है जस्टिस डिलीवर करने का, न्याय देने का, उस रिकॉर्ड को चमकाया जाए। इक्वालिटी, जो रिकॉर्ड है न्याय देने का, समानता का अधिकार देने का, सुरक्षा देने का अपने नागरिकों को घर में, उसके अंदर रिकॉर्ड को बेहतर बनाया जाए। तो अंततः ये लेखक का एक कह सकते हो कि लास्ट में कंक्लूड किया, इन्फर किया है कि किसी भी सरकार की ड्यूटी ये नहीं है कि विदेश में चल रहे सर्वे में परफेक्ट स्कोर प्राप्त करें, बल्कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, जस्टिस, इक्वालिटी और सिक्योरिटी, मतलब न्याय दे, समानता दे, सुरक्षा दे अपने नागरिकों को घर में, इस चीज़ के अंदर अपना रिकॉर्ड बेहतर करे, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।